बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स क्लास 10 में आज हम यूनिट नंबर 14 करेंगे। यूनिट नंबर 14 हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी जनरेटेड एंड मेजर्ड इन वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा होता है, किस तरह जनरेट किया जा सकता है, और बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से बताना है। पेज नंबर 88 पे देखिए आप। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि किसी चीज़ के ऊपर किस तरह चार्ज पैदा किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी जनरेटेड बाय रबिंग टुगेदर टू न्यूट्रल बॉडीज़। तो दो न्यूट्रल बॉडीज़ को अगर आपस में रब करें तो उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। उसके लिए हम करेंगे फिर एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट बिलो डेमोन्स्ट्रेट दैट रबिंग कैन जनरेट टू डिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ चार्ज। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम करके दिखाएंगे, जिसमें हम दो मुख्तलिफ तरह के चार्ज किस तरह पैदा कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को जो मैं पढ़ के बता देती हूँ, आपने कहाँ से लिखना है। टेक टू प्लास्टिक एक्टिविटी लिखेंगे या एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालिएगा। टेक टू प्लास्टिक रॉड, वन ऑफ देम शुड बी सस्पेंडेड वर्टिकली, बोथ रॉड्स शुड बी रब्ड विद एनिमल फर एंड ब्रिंग देम क्लोज टू ईच अदर। क्या करा, दोनों ही प्लास्टिक की रॉड थी, दोनों को, एक को वर्टिकल लटका दिया, एक को हॉरिजॉन्टल रखा और दोनों को रब करा है। एक को रब नहीं करा, इसमें दोनों को रब करा है और इसको एक दूसरे के पास लेकर आए। इन रिजल्ट वी ऑब्जर्व दैट द बोथ रॉड हैव अ रिपल्जन इफेक्ट। क्योंकि दोनों को एक ही कपड़े से रब किया था तो इसलिए ये देखा कि जब इसको सिमिलर चीज़ से रब किया है तो दोनों में सिमिलर चार्ज पैदा हो गया, और जो सिमिलर चार्ज पैदा हो गया इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। इसका मतलब है दे हैव द सेम चार्ज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, इसको शॉर्ट कर देंगे क्योंकि वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। इट्स मीन दैट इट इंडिकेट दैट द रॉड्स वर चार्ज एज दे वर बीइंग रब्ड। इससे पता चला कि रॉड्स को जब रब किया तो उसमें चार्ज पैदा हो गया एंड नाउ दे कंटेन सेम चार्ज। अब उनके अंदर कौन सा चार्ज पैदा हो गया, सेम चार्ज आ गया उनके अंदर। वंस अगेन रिपीट दिस सेम एक्टिविटी बाय टेकिंग टू डिफरेंट रॉड, वन ऑफ प्लास्टिक एंड सेकेंड मेड अप ऑफ ग्लास। अब ये वाली एक्टिविटी बता रहे हैं हम, ये वाली कि अब क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को, एक प्लास्टिक की रॉड रखी, दूसरी ग्लास की रॉड ले ली। रब द ग्लास रॉड विथ सिल्क इन सिमिलर वे प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ एनिमल फर। प्लास्टिक रॉड को अभी भी एनिमल फर से ही रब करा और ग्लास रॉड को जो था किस चीज़ से रब करा, उसने ग्लास रॉड को रब करा सिल्क से। देखिए अब देखिए इनका मटेरियल भी डिफरेंट हो गया और इनका जिस चीज़ से रब कर रहे हैं वो भी डिफरेंट हो गए। इसको वूल से रब कर रहे हैं, इसको सिल्क से रब कर रहे हैं, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। इसका मतलब है दोनों पे अपोजिट चार्ज पैदा होगा। रब द ग्लास रॉड विथ सिल्क, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करा एंड सिमिलर वे प्लास्टिक रॉड रब्ड विद एनिमल फर, और प्लास्टिक रॉड को एनिमल फर से रब कर दिया। व्हेन वी ब्रिंग द ग्लास रॉड दैट हैज़ बीन रब्ड विद सिल्क क्लोज टू द प्लास्टिक रॉड दैट इज सस्पेंडेड इन द एयर, वी नोटिस द रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब हम इस दोनों रॉड्स को जो है रब करने के बाद एक दूसरे के पास लेकर आए तो हमने देखा कि दोनों रॉड जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इट मीन्स दे कैरी ऑपोजिट चार्ज। इससे पता चला दोनों ऑपोजिटली चार्ज हो गई हैं। एक तो हमें इससे ये चीज़ पता चली, जब हम सेम मटेरियल को सेम चीज़ से ही रब करेंगे तो दोनों में सेम चार्ज पैदा होंगे, लेकिन अगर हम दोनों को अलग अलग चीज़ों से रब करेंगे तो उनके अंदर डिफरेंट चार्ज पैदा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ बिल्ड एंड हाउ इट ऑपरेट। इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाई जाती है और किस तरह ये ऑपरेट करती है। 91 पेज पर आपकी बुक में है। An electroscope is a scientific instrument for detecting the presence of an electric charge on a body. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिससे पता चलता है किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये पता चलता है कि उसमें चार्ज प्रेजेंस है या नहीं है, ये नहीं पता चलता कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नहीं पता चलता। अब इसकी इन्होंने हमसे कंस्ट्रक्शन भी पूछी है पूरी। इसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। देखिए एक इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाई जाती है। एक इलेक्ट्रोस्कोप हैज़ अ मेटल डिटेक्टर नॉब ऑन टॉप एंड मेटल लीव्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड। इसके ऊपर जो होती है मेटल का डिटेक्टर नॉब होती है, ठीक है, मेटल की बनी हुई टॉप के ऊपर, एंड मेटल लीव्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड, और एक रॉड के साथ उसके नीचे जो होते हैं मेटल के लीव्स कनेक्ट होते हैं और वो इसमें इस रॉड के साथ लटके हुए, ये जो है ना ये मेटल के लीव्स हैं। When an item with a charge it's brought near an electroscope, one of two things may happen. जब एक कोई हम चार्ज ऑब्जेक्ट को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आते हैं, की बुक में ये बनी हुई ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप के पास अगर हम एक बॉडी को चेक करना है कि उस पर चार्ज है या नहीं है, तो अगर हम एक बॉडी इसके पास लेकर आते हैं, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसकी तरफ खींचेंगे। इससे क्या होगा, सारे पॉजिटिव नीचे रह जाएंगे।
पीछे हो जाएंगे। जो पॉजिटिव पीछे रह जाएंगे वो किस में रह जाएंगे, वो इन लीव्स के अंदर रह जाएंगे, ये जो पतले पतले से लीव्स है ना। तो जब ये सेम चार्ज हो जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हट जाएंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। ऐसे तो इस तरह दूर हट गए। जब ये दूर हट गए तो इसका मतलब है ये जो बॉडी इसके पास लेकर आए हैं इस पर कोई चार्ज है। और अगर हम ये बॉडी इसके पास से हटा देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये चार्ज रिलीज़ हो जाएगा, ये सारे चार्ज वापस आ जाएंगे, फिर ये न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी और ये लीव्स जो होंगे वो वापस ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है। और अगर हम एक ये तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आए थे, अगर हम एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इसके सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी जो ये लीव्स हैं इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएंगे, लीव्स के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएंगे। अब ये भी सेम है तो ये फिर एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। ठीक है, देखें दोनों सूरतों में रिपेल कर रही है, तो ये तो नहीं पता चला ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही सूरतों में रिपेल कर रहा है। सिर्फ ये पता चलेगा कि इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप हमें ये बताता है कि बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ये नहीं बताता कौन सा चार्ज है। अब ये मैंने जो समझाया सारा इसमें यही लिखा हुआ है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। एन इलेक्ट्रोस्कोप हैज़ अ मेटल डिटेक्टर नॉब ऑन टॉप एंड मेटल लीव्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड। इसके ऊपर जो होता है एक मेटल का टॉप होता है और इसकी एक रॉड से इसके नीचे मेटल के लीफ लगे हुए होते हैं। व्हेन देयर इज़ नो चार्ज प्रेजेंट द मेटल लीव्स आर अलाउड टू हैंग। जब कोई चार्ज नहीं होता तो नॉर्मली लीव्स होते हैं नॉर्मल तरीके से लटके रहते हैं। व्हेन एन आइटम विद अ चार्ज इज़ ब्रॉट नियर एन इलेक्ट्रोस्कोप। जब कोई चार्ज आइटम जो होगा वो इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आएंगे, यहाँ तक लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसको पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। विच माइग्रेट अपवर्ड टू आउट ऑफ द लीव। सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ से माइग्रेट करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। कॉजेज द लीव्स हैव अ ट्रांजिएंट पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऊपर चले गए तो इसके लीव्स के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सिमिलर चार्ज रिपेल द लीव्स स्प्लिट। क्योंकि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसलिए लीव्स होंगे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। स्प्लिट मतलब दूर दूर हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर व्हेन द चार्ज इज रिलीज। अब जब हम इस बॉडी को हटा दें यहाँ से, व्हेन द चार्ज इज रिलीज, जब इस बॉडी को यहाँ से हटा दें तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू देयर नॉर्मल प्लेसेस एंड द लीव्स रिलैक्स। तो ये जो लीव्स हैं जब हमने इसकी चार्ज की बॉडी को हटा दिया तो इनके सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे और सारी बॉडी पे जो होंगे आपस में प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव जो होंगे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, लीव्स अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैसे पता चलता है, इस तरह पता चलता है जब हम पॉजिटिव बॉडी लेके जाएँ या नेगेटिव बॉडी लेके जाएँ, दोनों सूरतों में रिपेल होंगे। देखिए इसके अंदर ही लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोस्कोप रिएक्ट टू अ चार्ज बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू और आउट फ्रॉम द लीव्स। इलेक्ट्रोस्कोप है जब वो रिएक्ट कब करती है, जब इलेक्ट्रॉन या तो उसके अंदर से मूव हो जाए, मूव अंदर कर जाएँ या बाहर निकल जाएँ। इन बोथ सर्कमस्टांसेस द लीव सेपरेटेड। दोनों ही सूरतों में लीव जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। द इलेक्ट्रोस्कोप कैन नॉट टेल वेदर अ चार्ज आइटम इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये नहीं बताता कि चार्ज आइटम जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट जस्ट डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करता है। तो बस ये वाला लिखेंगे हम यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ रिलैक्स तक लिखेंगे। ठीक है, और फिर हम ये लास्ट वाला पैराग्राफ लिखेंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया इस तरह। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलोम्स लॉ। कूलोम्स लॉ आपने इसके अंदर बताना है, डिस्क्राइब करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। आपकी बुक में पेज नंबर 93 पे कूलोम लॉ मौजूद है। कूलोम लॉ हम रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसको समझा दूंगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inverse proportional to the square of the distance between them। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाती हूँ, आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। दो चार्जेस रखे हुए, एक Q1 है एक Q2 है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फिर फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, अगर ये सेम होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कहेंगे उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। ठीक है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस, जो इनके दरमियान का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। अगर हमने उसका डिस्टेंस को r ले लिया, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्स होगी वो फोर्स। यानी इनका अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो फोर्स कम होगी और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। इन्वर्स का मतलब यही होता है। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होगी, तो चार्जेस की
प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, यानी दोनों जितने, अगर चार्ज ज़्यादा होंगे तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। अब हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको कंबाइन कर दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, इक्वल डालते हैं, तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है। यहाँ हम K कांस्टेंट लिख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा कूलम लॉ कंप्लीट हो गया। ये है कूलम लॉ। ठीक है, F विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कूलम लॉ हो गया। पास औकात वो कहते हैं इसकी कांस्टेंट भी फाइंड करें, तो हम लिखते हैं K इज इक्वल्स टू, उसको हम फिर आगे कंटिन्यू भी करते हैं अगर वो कहते हैं कांस्टेंट फाइंड करने को, वरना ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई E, ये आती है K की वैल्यू। तो ये जो K की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। F विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई E मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो K था, इस K की जगह पे हमने ये वाली K की वैल्यू जो हमने लिखी थी ये सब्स्टिट्यूट कर दी। ये इस तरह से पूरी ड्राइव हो गई थी। अब मैं आपको ये समझाती हूँ, बुक में से पढ़ के बताती हूँ और मार्क करवा देती हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी दो चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के। यानी कि अगर उनका चार्जेस की का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर उनका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर वो कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम होगी। एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और दोनों चार्जेस के दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी। अगर उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। फिर हम उसके बाद आगे लिखते हैं, कंसिडर द टू चार्जेस आर Q1 एंड Q2, देन फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। ठीक है, ये सब लिखने के बाद हम लिखेंगे F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2, यानी और F विल बी इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। जैसे मैंने लिख के दिखाया है वही सब इसमें लिखा हुआ है। फिर हम लिख देंगे F विल, अब इनको कंबाइन कर दिया, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा के K या इक्वल डाला तो K कांस्टेंट आ गया। F विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे ये सब लिखने के बाद हम लिखेंगे वेयर K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K जो है प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, और K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई E, और फिर इस 1/4 पाई E को इसी ही इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। F विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बस ये यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत इजी सा है कूलम लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है डेफिनेशन आ गई और ये इसकी डेरिवेशन आ गई, पूरी ड्राइव भी कर दिया हमने। इससे पहले आप इसका जो है एक लाइन का इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। अ फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलोम इन 1785 प्रोपोज द कूलोम्स लॉ। ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट करके। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले एक लाइन का, फिर उसके बाद ये लॉ दीजिएगा पूरा, फिर उसके बाद इसको ड्राइव कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने मिस नहीं करना। ये अभी के सेमेस्टर के लिए भी और फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डेफिनेशन आपकी बुक में पेज नंबर 95 पर है। पेज नंबर 95 पर है, अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विद अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ये किसी भी चार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द का वो एरिया होता है जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, यानी किसी चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जितने एरिया तक वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, F is the force and Q is the charge। उसके बाद हम लिखेंगे the magnitude of an electric field is expressed using the SI unit is N/C या न्यूटन पर कूलोम। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में एक्सप्रेस करते हैं, SI यूनिट में, न्यूटन पर कूलोम में। ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो समरी है आपकी बुक में पेज नंबर 105 इसमें है, आप ये देखें। The electric intensity is a measure of a force exerted by one charged body on other। ये इलेक्ट्रिक
इंटेंसिटी वो मेजरमेंट होती है किसी भी फोर्स की, वो क्वांटिटी होती है जो कोई भी एक चार्ज बॉडी दूसरे पर लगा रही होती है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट भी न्यूटन पर कूलम है। और ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, कोई एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसकी मेजरमेंट होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करना है हमने। पेज नंबर 97 पे आपके पास इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 97 पे लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ गिवन लोकेशन विद इन द फील्ड विदाउट कॉजिंग एन एक्सेलरेशन। देखिए, जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, उस चार्ज को जब हम बगैर उसमें एक्सेलरेशन पैदा करें एक जगह से किसी दूसरी जगह पे उसी फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, उस फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस चार्ज को उस जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमें जितना वर्क डन करते हैं वो अमाउंट जो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द वोल्ट इज़ द स्टैंडर्ड SI यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है। इसके बाद हम आगे करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेन्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चीज़ को मूव करते हैं तो उसमें एक एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, विच इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी जो होती है ये कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एनी चार्ज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिवाइड करें चार्ज से तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आता है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो समरी में डेफिनेशन है वो ज़्यादा इजी भी है और उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो समरी की इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। समरी में इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन से बहुत क्लियर पता चल रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक यूनिट चार्ज को हम किसी रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट तक अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे तो उसके लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, आप चाहें तो यही वाली डेफिनेशन लिख लीजिएगा जो इसके अंदर है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है और उसके आगे का जो है उसमें से ही लिख लीजिएगा, बाकी का डेफिनेशन यहाँ से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिस्क्राइब पोटेंशियल डिफरेंस एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस ही बताना है और ये भी बताना है कि जब पर यूनिट चार्ज पे जब एनर्जी ट्रांसफर होता है तो उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 98 पर है। सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से जब दूसरी जगह पे हम लेके जाते हैं तो उस पर जो वर्क डन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज़ यूजुअली रेफर्ड एज वोल्टेज डिफरेंस। इसको हम वोल्टेज का डिफरेंस भी बोलते हैं। SI यूनिट में इसकी यूनिट है वोल्ट। अब हम इसके बाद बताएंगे कि वोल्ट क्या चीज़ है, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछे पर यूनिट क्या चीज़ है। तो वोल्ट की डेफिनेशन हम लिखेंगे, वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का या पोटेंशियल डिफरेंस का जो है यूनिट है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अक्रॉस आर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम वाइल अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो अगर एक सर्किट में से 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है और उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम है, 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, 1 ओम उसकी रेजिस्टेंस है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहेंगे 1 वोल्ट। सही समझ में आ गया। द यूनिट ऑफ वोल्टेज नोन एज अ वोल्ट। किसी भी वोल्टेज का हम यूनिट जो है वो वोल्ट कहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन 3 चीज़ों का जो है यूनिट है वोल्ट। अब ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कर ली। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में ये फ़र्क हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस में एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए होती है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट स्पेसिफिक पॉइंट तक करने के लिए जो चाहिए होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के 6 क्वेश्चन भी करवा दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।